द योद्धा देख रहा था और मैं सनी देओल को गोविंदा कह रहा था। वो सोलो राइटर हूँ मैं, उसमें कोई किसी का इनपुट वो सब नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भूल चूक माफ के राइटर हैदर रिजवी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है, तो शुरुआत फिल्म से ही करते हैं। जो है किस तरह से जो है आइडिया आया कि इस विषय पर फिल्म बनानी है? आइडिया जो आया, ये जो हमारे डायरेक्टर हैं करण शर्मा, तो सुभाष कपूर एक हमारी फिल्म कर रहे थे और उस टाइम करण सुभाष जी को एसोसिएट कर रहे थे। तो वहाँ डिस्कस हुई ये फिल्म। करण ने बताया कि हैदर भाई ऐसे ऐसे मैंने लिख रखा है एक ड्राफ्ट, ऐसी कहानी है। कहानी इंटरेस्टिंग थी। करण का उस टाइम परेशानी ये थी कि हैदर भाई इसको बनारस लेके चलना है कहानी को, क्योंकि क्या है कि टाइम लूप पे फिल्म है। टाइम लूप पे दुनिया में बहुत सारी फिल्में बनी, हिंदुस्तान में भी 2-3 बनी, कामयाब नहीं हो पाई। तो हमें ऐसा करना था कि कैसे ये टाइम लूप भारतीय दिख जाए, और वो एक जो जोन होता है जिसमें पूरी फैमिली जाती है, फिल्म देखती है, एंजॉय करती है, उसमें हंसी ठहाका इमोशंस ड्रामा सब हो, उसमें टाइम लूप कैसे डाला जाए। फिर हम बैठे, करण के घर ही हम लोग बैठते थे। आई थिंक 13-14 दिन की सिटिंग में हम फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर बैठे थे, और 15वें दिन हमने जाके दिनेश विजन जी को सुना दी फिल्म कि दिस इज़ द फिल्म। तो करण कब शिवाजी के साथ किस समय थे एसोसिएट? उन्होंने स्टार्ट कब किया था मुझे नहीं पता। हमारी जो मुलाकात थी 2018-19 कोविड से जस्ट एक साल पहले की बात है। तो एक मेरी पॉलिटिकल सटायर थी जो सुभाष कपूर सर खुद डायरेक्ट करने जा रहे थे, और एक करण की भी फिल्म उनके यहाँ चल रही थी। तो वो कोई सिचुएशन थी, उसी टाइम हम लोगों की मुलाकात हुई और दोस्ती हुई करण से। तो बनारस ही क्यों चुना? अब वैसे देखिए, आइडिया तो करण का था कि बनारस चलना है। मैंने क्यों चुना, क्योंकि बनारस का जैसे नाम आता है मैं खुद ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ। हमारा घर बनारस से 100-120 किलोमीटर दूर था, और हमारे यहाँ कोई भी बीमार जब पड़ जाता था तो सीधे बीएचयू लेके आते थे। तो हम लोगों ने बनारस खूब देखा, बचपन से देखा, जवानी में देखा, और अभी भी जैसे ह्यूमर की फिल्म की तारीफ हो रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि बनारस में आप दोनों को झगड़ा करते देखिए, आपको हंसी आएगी। बनारस में कोई किसी को गाली देगा, आपको हंसी आएगी। तो ह्यूमर है उस शहर में। वहाँ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है डायलॉग्स में। आप बनारसी डायलॉग लिखो, ह्यूमर अपने आप आएगा। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए जागा, बनारस ला रहे हो फिर तो मज़ा आएगा। बनारस शूट भी किया या फिर सेट पूरी खैर? पूरी बनारस में शूट। पूरी बनारस में। अब तो बनारस काफ़ी बदल चुका है जो है। हाँ, अब थोड़ा पहले वाला बनारस सिनेमा वालों के लिए अब कैप्चर करना मुश्किल हो रहा है। घाट तो फिर भी दिख जाते हैं, गलियाँ काफ़ी बदल गई हैं। गलियाँ बदल गई, जैसे हम लोग के बचपन वाला जो बनारस था, जो सस्टेन किया 25 साल तो किया। तंग गलियाँ जो है हाँ, फिर वो हाँ। सब। तो अभी क्योंकि वो टाइल्स वाली सड़कें आ गई हैं और दीवार पे जो पेंट हुआ है, तो वो जो पहले हमें एक डेप्थ मिलती थी ना कैमरे को, वो अभी नहीं मिलती है। सेट की तरह, बल्कि शहर सेट की तरह लगने लगा है। तो जब आपने डायरेक्टर के साथ मिलके कहानी लिखी, हालाँकि 2 लोगों की अलग सोच होती है, उस सोच को एक साथ लाना वो बड़ा मुश्किल होता है। अब सर, अब ऐसे ही देख लीजिए, जैसे आप मीडिया में काम करते हैं वैसे ही हमारी नौकरी है। जी, जी, हाँ। हमें हमेशा किसी जनरली प्रोड्यूसर्स के लिए कम लिखना पड़ता है, डायरेक्टर्स के लिए हम लोग लिखते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो एक टाइम पे जनरली मैं कहता हूँ कि राइटर का क्या होता है, वो एक माँ की तरह है जो बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को आप 8th क्लास 10th क्लास या 12वीं के बाद पढ़ने भेज देते हैं कहीं यूनिवर्सिटी दूसरे शहर। तो लाइक दैट जो आप बाहर भेजते हो वो डायरेक्टर है, ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप। अब आप इंटरफेयर छोड़ दो, डायरेक्टर को अपने रास्ते पे ले जाने दो। फिल्म एज अ मदर आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो अपने बच्चे को ये सिखाया था, ये कैसे करने लगा। नहीं, वो अपनी लाइफ के लिए जो कर रहा है ना, आपसे ज़्यादा समझदार हाथों में है। वो जो करेगा उससे उसका करियर बनेगा। तो लाइक डायरेक्टर के हाथ में जब फिल्म जाती है तो उस टाइम राइटर को थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए कि अब ये मुझसे समझदार आदमी है, इसका एक अपना ट्रीटमेंट होगा। ऑब्वियसली वो मेरा ट्रीटमेंट क्यों यूज़ करेगा, इसीलिए वो डायरेक्टर है। उसको अपना ट्रीटमेंट डालने दीजिए, उसी में फिल्में उठती हैं। तो शूटिंग के दौरान सेट पे आप जाते थे? हाँ, इस बार नहीं जा पाया। मेरा एक साउथ की मैं एक फ़िल्म कर रहा था, तो मैं बैंगलोर में था उस टाइम। तो आखिर में जाना था मुझे कुछ दिन के लिए डायलेक्ट वगैरह के लिए। लेकिन चूँकि बनारस के बारे में जब राजकुमार राव साहब भी सुने थे फ़िल्म, तो उनको भी पता था डायलेक्ट। करण और हमने अच्छा खासा वक़्त फ़िल्म से पहले बनारस में गुज़ारा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आज का बनारस क्या है। तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो मैं अपनी बैंगलोर वाली फ़िल्म निपटा ली मैंने उस टाइम। तो राजकुमार को किसका फैसला था लेने के लिए फ़िल्म में? फ़ैसला तो जनरली ये सब
प्रोड्यूसर का होता है, और हम लोगों का ये था कि जब हम लिख रहे थे ना, तो दो कैरेक्टर तो मुझे तो दिखते थे क्लियर। मेरा हीरो राजकुमार राव, और दैट भगवान दास वाला कैरेक्टर संजय मिश्रा। ये लिखते टाइम लगता था कि यार ये डायलॉग इन्हीं का है। तो दिनेश जी ने मीटिंग कराई थी राजकुमार जी से, और पहली बार उन्होंने सुन के हाँ कर दिया। तो राजकुमार राव का भी कुछ सुझाव था, कुछ कुछ कैसा करते हैं? दोनों चीज़ बताऊंगा। पहली बात तो इस फिल्म के साथ खास बात ये रही कि जब ये पहले दिन हमने जाके सुनाई थी दिनेश जी को, उस दिन से शूटिंग स्क्रिप्ट जब मैंने मेल किया, किसी ने कोई चेंज नहीं करवाया। ये नहीं होता है, मैं खुद लिखता हूँ इतने लोगों के लिए फिल्म, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, राजकुमार जी को जब मैं सुनाने गया, पहली बार नरेशन दे रहा था, तो आई वॉज ऑल्सो नर्वस, क्योंकि आई थिंक स्त्री हो चुकी थी, या होने वाली थी। अच्छा, मैंने शुरू किया, 10 मिनट फिल्म सुनाई। अब कॉमेडी फिल्म है, मैं एक्टर तो हूँ नहीं, राजकुमार लाइक दिस, और मैं 10 मिनट, मैंने कहा सर नहीं सुना पाऊंगा ऐसे नहीं सुना पाऊंगा एनर्जी नहीं आ रही है उधर से। अरे सॉरी, मैं यार पोकर फेस रहता हूँ भाई, आप एक काम करो, ये जो लड़कियां बैठी इनको सुना दो फिर। मैंने कहा बुरा मत मानना, मैं इन्हीं को सुनाऊंगा अब, क्या आप सुना दो। तो मैंने पूरा नरेशन इनकी तरफ नहीं देखा, मैंने इधर फिल्म सुनाई। एंड फिल्म जब ख़त्म भी हुई तो हम लोगों का, राइटर डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर का ये रहता है ना कि एक्टर क्या कहने वाला है। तो राजकुमार उठे, ऐसे चेयर के पीछे आए, और रंजन बन के एक डायलॉग बोला। मैंने कहा यार ये तो मैंने भी नहीं कंसीव किया था, ये है असली कैरेक्टर। मार्वलस एक्टर, मार्वलस। उतने में ही मतलब समझ में आ गया था कि इनको आपको सिर्फ सुनाना है एक बार, खुद घुस जाते हैं इसके। अच्छा, इससे पहले की जर्नी कैसी रही? यूपी से कब आए, मतलब राइटर बनने का ख्याल किया है? थोड़ा उस कैसी जर्नी रही उसके बारे में बताएं, कितनी फिल्में हो चुकी हैं अब तक? यूपी से तो सर मैं निकल आया था 12वीं करने के बाद। मैं चला आया दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे कॉलेज बाबू बनर्सी दास, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब वाले मिडिल क्लास, इंजीनियर बन जाए लड़का। हाँ, फिर मैंने गुड़गांव, दिल्ली ये सब में आईटी सेक्टर में जॉब भी की। 2011 में मैंने जाके डिसाइड किया, पापा को बताया कि देखो पापा, खुश हो आप, सैलरी पैकेज कंपनी एवरीथिंग। पापा के हाँ अब ठीक है। मैंने कहा तो बस अब छोड़ रहा हूँ, आप ये मत कहना कि हार के छोड़ा, कर लिया अब छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे मैं, मुझे नहीं पता, कुछ तो करूँगा, ये नहीं करना है। तो उस टाइम हम लोग के यहाँ एक लड़कों में डायलॉग चला करता था कि ये बचपन में डिसाइड हो जाता है कौन एक्सेल शीट पे काम करेगा और कौन वर्ड फाइल पे। तो मुझे ये था वर्ड फाइल पे तो काम करना है, लेकिन राइटर में बहुत कुछ होता है ना। आप रेडियो के लिए लिखोगे, एड एजेंसीज के लिए लिखोगे, मैगजीन के लिए लिखोगे, अखबार के लिए लिखोगे, उपन्यास कहानियाँ लिखोगे, फिल्में लिखोगे, जिसमें फिल्में सबसे बाद में था। वो तो कभी मेरे जहन में भी नहीं था मुझे फिल्में लिखनी है। देखता बहुत था, 18 साल की उम्र तक हमारे घर में अलाउड नहीं था, फिल्म देखना हराम थी। मैं इंजीनियरिंग में पहली बार मैं कोई फिल्म देख रहा था, और मैंने कहा गोविंदा अच्छी एक्टिंग करता है ना। कौन सी फिल्म थी? अरे सर बहुत मजाक उड़ा था, योद्धा देख रहा था और मैं सनी देओल को गोविंदा कह रहा था। अच्छा अच्छा। तो आई वॉज लाइक दैट। इंजीनियरिंग में ये होता है कि आप वही घर के बाहर गए, माँ ने आपको छोड़ा, माँ ने जब छोड़ा तो अब आप तो पागल हो गए थे, आज़ादी मिली थी, कोई फिल्म नहीं छोड़ देते। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि हमने तीनों शो देखे हैं, 12 से 3 देख के आ रहे हैं, 3 से 6 यहाँ लगी है बसंत टॉकीज में, यहाँ चले चलो, 6 से 9 अच्छा ये लगी हुई है, ये चल के चौधरी में देख लो। अपराजित तो मैंने ऐसे देखी थी कि मैं मूवी वर्ल्ड पे खड़ा हूँ, जितनी फिल्में लगी हैं सब देख चुका हूँ। एक थिएटर में कोई साउथ की चल रही, चलो यही देख लेते हैं, तो लाइक दैट। तो कंज्यूम बहुत किया फिल्मों को, तो शायद वही वजह थी। फिर जब बॉम्बे अभी मैं आया, जस्ट कोविड से पहले आया, और वो भी इत्तेफाक था, लाफ्टर चैलेंज वालों को पता नहीं कहाँ से मेरे बारे में पता चला कि आपका ह्यूमर अच्छा है, और उन्होंने मुझे प्रॉपर पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके और अच्छे खासे पैसे दे के कि आप आइए। तो मेरा वो वाला स्ट्रगल नहीं है, मैं हवाई चप्पल पहन के नहीं आया था बॉम्बे, मैं बढ़िया एकदम नाइकी के शूज़ पहन के अपनी गाड़ी ड्राइव करके एसयूवी लेके आया था बॉम्बे। तो 6 महीना लाफ्टर चैलेंज में निकल गया। अच्छा, उससे पहले उन्होंने कुछ देखा होगा आपका कुछ? अब मेरा सर जितना ह्यूमर मेरा आता था वो मैक्सिमम 92.7 बिग एफएम के साथ आता था। उनके जितने नेशनल शोज थे मैं डिज़ाइन करता था। तो ये उसी से जब आप दिल्ली या गुड़गांव में थे तब? जी। तो मे भी उस टाइम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन होती थी। रेडियो पे तो दिन भर कुछ ना कुछ आ रहा है, क्रेडिट होता नहीं था। तो ऑब्वियसली किसी ने तो बताया होगा, क्योंकि रेडियो में जनरली पंचेस वाला स्टाइल होता है ना कि एक लाइन में पंचेस बोलो, आगे बढ़ो, अगला गाना सुनो। शायद वहाँ से मिला होगा।
बॉम्बे आया, फिर सबसे बड़ा योगदान यहाँ रहा 2 लोगों का, अनुभव सिन्हा एंड सुभाष कपूर। इन दोनों लोगों को पहले से जानता था मैं दिल्ली से, और मुझे ये था कि अच्छा चलो आ ही गया हूँ तो फ़िल्में बनाऊँगा। पता ही नहीं था फ़िल्में बनाऊँगा का क्या मतलब होता है, तुम डायरेक्टर बनोगे आते ही, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मैंने अनुभव जी को पहले फ़ोन किया। मैंने कहा सर डायरेक्टर बनना है, एडी बना दो अपना आप। कहे हैदर मियाँ यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर एडी। मैंने कहा सर बट आई एम अंडर क्वालिफाइड फॉर डायरेक्टर, क्या करूं? तो उस टाइम एक उनकी फिल्म शुरू हुई थी, पंकज त्रिपाठी एंड ऑल, विनय पाठक। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो फिल्म शायद बन नहीं पाई पूरी, कुछ तो हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाइए आप शूट पे, बनाते हैं आपको डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बना नहीं बना, फिल्म राइटिंग में मुझे बहुत मदद मिली उस चीज़ से। आप अपने सामने फिल्म बनते देख रहे थे, क्योंकि दिल्ली में आप इमेजिन करते हो, आपकी ज़बान अच्छी है, भाषा अच्छी है, सिनेमा देखा है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन फिल्म मेकिंग अलग क्राफ्ट है। और जब आप मेकिंग देखते हो तो आपको राइटिंग समझ में आती है, आपको एडिट दिखने शुरू होते हैं लिखते टाइम, बजट दिखना शुरू होता है कि मैं जो कोई भी सीन लिख दे रहा हूँ, भाई ये सीन तेरा अकेला 50 लाख का हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ना आप कहाँ लिख रहे हो, कहाँ पिच कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो बिजनेस एंड क्राफ्ट दोनों समझ में आया। फिर सुभाष कपूर जी के साथ जब बैठा तो उन्होंने मुझे कमर्शियल राइटिंग करनी सिखाई। उनका ये लाइन थी कि हैदर तुझे बताता हूँ, 5 करोड़ की फिल्म 50 करोड़ की पेपर पे कैसे बनती है। एंड सुभाष जी हमें 5 दिन के लिए लेके गए, एक आउट हाउस था, रिजॉर्ट काइंड ऑफ, जंगल में, नेटवर्क भी नहीं आता था, और 5 दिन हमारी ही फिल्म पे काम हुआ। लेकिन उस 5 दिन में समझ में आ गया ओके कमर्शियल ऐसे किया जाता है फिल्म। तो फिल्म बनी कि नहीं बन पाई? वो बन नहीं पाई, वो बताया ना, पॉलिटिकल सटायर था, एंड देन कोविड एंड ऑल, उन सब चीज़ों में। और आपको भी पता है कि कोविड के बाद से हमारी इंडस्ट्री वो नहीं रह गई जो उससे पहले थी, काफ़ी बदलाव हो गया अचानक। तो और अब बननी भी नहीं चाहिए। हाँ, तो लाफ्टर के बाद फिर और क्या, कैसे सिलसिला आगे बढ़ा? लाफ्टर के बाद फिर सर मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रहा। मैंने लाफ्टर ख़त्म हुआ, फिर एक दो अच्छे टीवी शोज़ हैं, टीवी पे चलते हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया, कॉमेडी है, और मैंने उनके 4-4 5-5 एपिसोड लिखे। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, टीवी में कुछ कुछ तो मिसिंग है। एंड सडनली मैंने सबको मना कर दिया, सबने मना भी किया, अभी यार तुम बॉम्बे आए हो, तुम उड़ रहे हो असल में। हाँ, लोग बोलते हैं हाँ कि तुम उड़ रहे हो, तुम गिरोगे। जो मिले कर लो। मैं कहा ठीक है यार, क्योंकि वाइफ मेरी आईटी सेक्टर में जॉब कर रही थी, दिल्ली में रह रही थी, घर था मेरा अपना, तो मुझे कोई ऐसी मारा मारी थी नहीं। मैं कहा चला जाऊँगा, फिर से गाड़ी लेके वापस चला जाऊँगा, सामान अभी भी आधा गाड़ी में पड़ा था। तो मैंने फिल्में ये सुभाष जी को जो मैंने सुनाई, तो बेसिकली मुझे अगले दिन मनीष मुंद्रा जी को फिल्म सुनानी थी। मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था कि आप हैदर भाई आइए और अपनी स्टोरी नरेट कीजिए। तो मैं रात में गया सुभाष जी को सुनाने कि सुभाष सर मैं किसी को जानता नहीं हूँ बॉम्बे में, एक बार आप सुन लीजिए, कुछ गलती हो तो बता दीजिए, कल एक बहुत बड़े आदमी को सुनाने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। सुभाष जी ने कहा कि अच्छा जल्दी 20 मिनट में सुना दो यार हैदर, मुझे घर जाना है। मैं सुना, पूरी फिल्म सुनी सुभाष जी ने। फिर बुलाया, नरेन 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 इधर आओ। क्या है? 5 लाख का चेक काट के दे दिया। कि अब हम बनाएंगे इसको। मैं करूँगा। मैंने कहा लेकिन आप तो दूसरे की लिखी फिल्म ही नहीं करते हो। को तेरी कर रहा हूँ, तुझे दिक्कत है। खत क्यों सर, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन सुबह क्या करूँगा। क्या सुबह जाओ कुछ और सुना दो, ये तो हो गई। तो सुभाष जी के यहाँ साइन करके गया हूँ, अगले दिन मनीष मुंद्रा के यहाँ गया हूँ, और मनीष मुंद्रा के यहाँ मैंने 2 फिल्में साइन की थी, जिसमें एक हुई नहीं, एक सिया हुई, हाँ, सिया, हाँ। जो इन्होंने डायरेक्ट की, मनीष जी ने। और उसी महीने में मैंने एबडेंशिया में सुरेश त्रिवेणी जी के साथ भी एक फिल्म साइन की। तो मैं पहले महीने में 3 साइन करके बैठा था। तो कोई मारा मारी थी नहीं लाइफ में, सारी मारा मारियाँ कोविड से शुरू हुई। हाँ। तो मेरे ऐसे कोई स्ट्रगल है नहीं, चीज़ें होती चली गई अपने आप। तो अभी साउथ में क्या कर रहे हैं, बता रहे थे आप कुछ? साउथ में सर अभी प्रोडक्शन हाउस वगैरह का नाम नहीं ले सकता बिना उनकी परमिशन के। उनको एक एक्शन कॉमेडी करनी थी ओवर द टॉप हीरो के साथ, लेकिन उनको वो कहानी सेट करनी थी नॉर्थ इंडिया में। वहाँ भी आइडिया डायरेक्टर के पास था, उसके पास एक वन लाइनर था कि हैदर भाई ये है मेरी दुनिया, और उसमें एक ओपनिंग सीन वो उसने मुझे सुनाया, ब्रेनलेस ओवर द टॉप, लेकिन मज़ा आ रहा है, अलग टाइप की कॉमेडी। तो मैं उस पर बिक गया,
मैंने कहा सर करता हूँ ये, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत उनको तो अच्छा लगा। इंग्लिश में लिख के देना पड़ा होगा फिर वो। नहीं 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 सर जब मैं लिखने गया, इन लोगों ने सर 8 एकड़ का फार्म हाउस ले रखा था अरे वाह। रेंट पे, और वो फार्म हाउस ऐसा है कि उसमें रेस्टोरेंट है, बड़ा पूल है, एक बीच में लकड़ी का बड़ा सा हाउस बना हुआ है, वाइनरी है उनकी अपनी, मतलब लाइविश, सारा स्टाफ आपके लिए। और आप कौन हो? मैं एक राइटर हूँ, एक साउथ के राइटर थे जो सिर्फ हेल्प करने के लिए थे वहाँ पर। प्रोड्यूसर जो थे बहुत टूटी फूटी हिंदी जानते थे, और डायरेक्टर जो थे वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल सब जानते थे। तो हम 4 लोग वहाँ पर, और आई थिंक 15 दिन में वो पूरी फिल्म लिखी गई है। वो लोग एटमॉस्फेयर जो आपको देते हैं, प्रोड्यूसर घर नहीं गया सर, ही वाज लिविंग विद अस। अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पर बिल्कुल। अगर उनकी फैमिलीज को मिलना होता था वो आती थी मिलने, ये लोग नहीं गए कहीं। आप उस जोन में हो, निकल ही नहीं रहे हो आप। तो और इतनी तेज काम होता है कि 15-16 दिन में फिल्में बन जाती हैं, लिख गई, पेपर पे आ गई फिल्म। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्या इसके अलावा और क्या चल रहा है? भूल चूक के बाद कितने लोगों को फ़ोन आए? भूल चुके बाद किसी का नहीं आया। फ़ोन नहीं आया अभी? उसके बाद तो कोई फ़ोन नहीं आया। वैसे चल रहा है अभी एक काफ़ी बड़ी एक्शन फिल्म है जो ली है किसी ने बॉम्बे में ही मुझसे, और आई थिंक साउथ जा रही है वो पिच होने, तो उधर से माउंट हो गया कि बड़ी है वो, काफ़ी बड़ी है, प्रीक्वल सीक्वल एंड ऑल। बॉम्बे के ही जाने माने डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ मैं एक साइको किलर पे फिल्म क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगेन सेम प्रॉब्लम कि साइको किलर पे हॉलीवुड में फिल्म वर्क कर जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत कम कर पाई हैं, 1-2 की हैं बस। तो उस चैलेंज से भी हम लोग जूझ रहे हैं कि उसको कैसे अडेप्टेबल बनाया जाए कि इंडियन ऑडियंस को अपनी कहानी लगे वो। तो हालांकि वो रियल इंसिडेंट है, वो है इंडियन कहानी। तो ये चल रहा है। बाकी मार्केट में बहुत फिल्में हैं सर मेरी, अब देखिए कब किसकी किस्मत कैसी है, कब कौन बनती है, कब कौन आती है।